हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सॉलिड स्टेट का। तो चलिए देखते हैं सॉलिड स्टेट होता क्या है आपका। सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। तो देखिए सॉलिड स्टेट जानने से पहले हमें यह जानना होगा सॉलिड स्टेट कहाँ से आया, यानी ठोस अवस्था क्या है। तो देखते हैं पहले ठोस अवस्था क्या होता है आपका। हम लोग जनरली 9th की क्लास में सुने होंगे द्रव्य यानी मैटर। तो देखिए मैटर क्या होता है आपका, द्रव्य। ब्रह्मांड में उपस्थित जितनी भी सभी चीज़ें होती हैं क्या होती हैं, द्रव्य होती हैं। अर्थात हमारा जो ब्रह्मांड में किस किस रूप में अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस में, द्रव में और गैस में। जैसे ईंट हो गए, ईंट ठोस हो गए, हवा हो गई, गैस हो गई, और द्रव यानी जल हो गया। तो इन तीन अवस्थाओं में हमारे ब्रह्मांड में सभी चीज़ें पाई जाती हैं, अर्थात उन्हें क्या बोलते हैं, द्रव्य यानी मैटर। तो हमारे जो द्रव्य होते हैं कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के। तो देखिए फर्स्ट टाइप क्या होता है, मुख्यतः हमारे द्रव्य 3 टाइप के होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मान लीजिए ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 अवस्था में हमारे पूरे ब्रह्मांड में सभी चीज़ें पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, द्रव्य। और एक और चीज़ को माना जाता है द्रव्य एक और चीज़ को माना जाता है जिसे शायद प्लाज्मा बोलते हैं। हाँ, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा भी एक प्रकार का द्रव्य ही है। देखिए, लेकिन हम लोग को डिस्कस करना है मुख्य इस पर, जो कि हम लोग 11th क्लास में लिक्विड और गैस पर डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा पारी आता है ठोस का, यानी सॉलिड स्टेट में, जो कि हम क्लास 12th की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखते हैं ठोस अवस्था होता क्या है आपका। ठोस यानी जनरली ईंट, पत्थर, ये सब सभी चीज़ें क्या हैं, ठोस हैं। तो जनरली मान लीजिए क्या है, कोई ईंट है, कोई क्या है, ईंट है। इसका आकार, आयतन व आकृति, जो इसकी क्या है, आकृति, तीनों क्या होती है, निश्चित। तो अर्थात ठोस किसे कहेंगे, वे पदार्थ यानी वे द्रव्य जिनका आकार, आयतन तथा आकृति तीनों क्या हो, निश्चित हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ठोस। यानी हमारा परिभाषा क्या हो गया, ऐसे पदार्थ जिनका आकार, आयतन एवं आकृति तीनों निश्चित होता है, उस पदार्थ को ठोस कहते हैं, यानी सॉलिड कहते हैं। अब देखिए सॉलिड हमारे कितने टाइप के होते हैं। अब हमको सॉलिड स्टेट में इसके पूरे डीपली में जाकर इसको पढ़ना होगा सॉलिड के बारे में। तो देखिए चलते हैं अब सॉलिड के बारे में पढ़ने। देखिए आपका ठोस, पहले ठोस क्या होता है, जिसका आकार, आकृति एवं आयतन तीनों निश्चित होते हैं, उन्हें ठोस कहते हैं। देखिए आपका सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। दीज आर 2 टाइप। फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड आपका आता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए हम लोग एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्या आता है सॉलिड के टाइप में, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो चलिए देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड पहले होता क्या है आपका। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस। देखिए
क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है आपका? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अणुओं के मध्य क्या होती है? रेगुलर अरेंजमेंट, यानी एक नियमित व्यवस्था होती है। उसे कौन सा ठोस बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। देखिए हमारा रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है? देखिए मॉलिक्यूल ए है, ए के बाद क्या आ रहा है? बी आ रहा है, फिर बी के बाद ए आ रहा है, फिर ए के बाद बी आ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार के व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? नियमित व्यवस्था। ठीक, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ऐसा ठोस जिसका व्यवस्था क्या हो? नियमित हो, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में आपका, इस क्रिस्टलीय ठोस यानी इस स्ट्रक्चर में आपका जो अणुओं के मध्य व्यवस्था क्या है? नियमित है। इसीलिए इस ठोस को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक, तो जैसे में हमारा क्या आ जाएगा? क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण में आ जाएगा ईंट, पत्थर, हम जिस चीज़ से लिख रहे हैं चाक, चाक, ये सभी क्या हैं? क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आएंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? ठोस पढ़ा। ठीक, ठोस के टाइप में कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। उसमें पहला टाइप क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है? ऐसा ठोस जिनके अणुओं की मध्य व्यवस्था क्या होती है? नियमित होती है। उस ठोस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए देखते हैं हम आगे अक्रिस्टलीय ठोस आपका क्या होता है। इरेज करते हैं इसे। देखिए एमॉर्फस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है आपका? इनमें कोई फिक्स नहीं होता, इसके अरेंजमेंट क्या होते हैं? फिक्स नहीं होते। बी के बाद बी भी आ सकता है, ए के बाद ए भी आ सकता है, बी आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है। अर्थात इसकी व्यवस्था क्या होती है? अनियमित होती है। ठीक, इसकी व्यवस्था क्या होती है? अनियमित होती है। तो हम लोग इसका परिभाषा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा ठोस जिनके अणुओं के मध्य व्यवस्था क्या हो? अनियमित हो। कौन सा ठोस कहलाता है? अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसके उदाहरण में आपका आ जाता है कांच हो गया, कांच, जनरली कांच। ठीक, तो देखिए सॉलिड आपका कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? जिनमें व्यवस्था क्या हो? नियमित हो। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? जिनमें व्यवस्था क्या हो? अनियमित हो। तो हम लोग क्या पढ़ें? इसका दोनों का परिभाषा पढ़ लिए। अब चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या है आपका। देखिए डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, यानी क्रिस्टलीय ठोस और एमॉर्फस सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। चलिए देखते हैं अब अंतर क्या होता है। हम लोगों का अंतर देखिए क्या होता है इन दोनों में। एक तरफ हम लिख रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक तरफ हो रहा है आपका एमॉर्फस सॉलिड। चलिए देखते हैं पहला अंतर क्या है। इनके मध्य अणुओं के मध्य व्यवस्था क्या होती है? नियमित होती है। इनके मध्य व्यवस्था क्या होती है? अनियमित होती है।
इसके उदाहरण में क्या आ सकता है, ईंट, चाक इत्यादि। इसके उदाहरण में क्या आ सकता है, कांच हो गया, ETC इत्यादि। अब देखिए सेकंड क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एकदम शार्प यानी सबसे अधिक होता है। देखिए जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या आ गया, लोहा आ गया, ठीक। तो लोहा को पिघलाने के लिए हम लोग उसे मैक्सिमम क्या देते हैं, हीट देते हैं, यानी बहुत अधिक ताप देना पड़ता है उसे पिघलाने के लिए, ठीक। और देखिए जैसे कांच होता है, कांच कुछ मिनिमम टाइप ऑफ हीट में क्या हो जाता है, कुछ मिनिमम हीट में क्या हो जाता है, पिघल जाता है। यानी देखेंगे कभी कभी हम लोग कांच को देखते हैं, क्या होता है कि गर्मी के मौसमों में पिघल कर नीचे क्या होता है, मोटा हो जाता है, ऊपर पतला हो जाता है, ठीक। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, ठीक, यानी क्या होता है, अधिक होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो, ठीक। अब देखिए तीसरा का इसका क्या होगा, आपका तीसरा का क्या होगा, इसको ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड। इन्हें हम ट्रू सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम सुपर कोल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इन्हें ट्रू सॉलिड के नाम से जाना जाता है, इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से जाना जाता है, यानी अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव। और ये ट्रू सॉलिड को क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड को क्या बोलते हैं, शुद्ध ठोस बोल सकते हैं, ठीक। तो देखिए अब 3 हमारा डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं और आगे डिफरेंस क्या होता है इसका, इसको इरेज करना पड़ेगा। तो देखिए चलते हैं आगे। अब आपका चौथा प्रॉपर्टीज क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करता है। किसका, क्रिस्टल लैटिस यानी क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। बट आपका जो एमॉर्फस सॉलिड होता है, दीज आर नॉट फॉर्म्स एनी क्रिस्टल लैटिस, यानी ये क्रिस्टल जालक का निर्माण नहीं कर पाता, ठीक। तो हम लोगों ने एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच डिफरेंस पढ़ा। क्या क्या डिफरेंस पढ़ा, पहले तो इनके अरेंजमेंट क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं क्रिस्टलाइन का, और एमॉर्फस क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं। और दूसरा क्या पढ़ा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, उसका क्या होता है, लो होता है। और क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने कि इसको ट्रू सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, और इसको सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से जानते हैं। और चौथा क्या पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करता है, बट आपका ये निर्माण नहीं कर पाता। तो देखिए अब आपके दिमाग में बन रहा होगा कि ये क्रिस्टल लैटिस अब कैसा आ गया शब्द, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। तो चलिए देखते हैं अब आपका क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। देखिए क्रिस्टल लैटिस, पहले देखिए लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस जानने से पहले हम लोग को लैटिस आना चाहिए, यानी लैटिस क्या होता है, लैटिस यानी जालक, जालक। तो देखिए जालक क्या होता है, किसी पॉइंट का अरेंजमेंट, किसी पॉइंट का अरेंजमेंट हम किस रूप में करें, 3D में। किस में, 3D में। यदि हम किसी भी बिंदु, वह बिंदु क्या हो सकता है, आयन हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यदि हम किसी बिंदु का अरेंजमेंट इस प्रकार करें, यानी किस प्रकार, 3D में। 3D जानते हैं, 3D जिसमें 3 एक्सिस पाए जाते हैं, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, 3D, ठीक। तो जालक किसे कहते हैं, यदि हम किसी भी बिंदु का
अरेंजमेंट किस रूप में करें, 3D में करें, तो उस प्रकार बने संरचना को क्या बोलते हैं, जालक। तो देखते हैं किस प्रकार का आपका संरचना बनता है। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए हमारा एक 3D के रूप में क्या हो गया, स्ट्रक्चर बन गया ना। तो यदि हम किसी पॉइंट को इस प्रकार अरेंज करें कि उसको 3D में इस प्रकार अरेंज करें कि वह इस प्रकार का संरचना दे दे, तो उसको क्या बोलते हैं, जालक। इसे क्या बोलते हैं, जालक। तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय। देखिए क्रिस्टल जालक, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में उपस्थित अणुओं, परमाणुओं या आयन। क्रिस्टलाइन सॉलिड में उपस्थित अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में उपस्थित अणु, परमाणु, आयन को 3D में इस प्रकार अरेंज करें कि वह एक जालनुमा संरचना बना ले, तो उस प्रकार के जालक को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं, सॉलिड स्टेट कितने टाइप के होते हैं, हमारे 2 टाइप के होते हैं, उनमें डिफरेंस पढ़ लिया। फिर एक टर्म आया था हमारा क्रिस्टल लैटिस। अब हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिस में लैटिस पहले पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं। ठीक, क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में उपस्थित अणु, परमाणु, आयन को 3D में इस प्रकार अरेंज करे कि वह जालनुमा एक संरचना बनाए, तो उस प्रकार के संरचना को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसे कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट, ये सब जो बिंदु हैं, यानी पॉइंट, बिंदु, पॉइंट में भी आयन, मॉलिक्यूल, एटम। ओके, ठीक है, कॉपी करिए। चलिए इरेज करते हैं इसे। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका सॉलिड स्टेट में अगला टर्म आता है यूनिट सेल, यानी एकक कोशिका। एकक कोशिका। तो देखिए स्टूडेंट, एकक कोशिका क्या होता है। देखिए जैसे ये रूम है, ये क्या है, रूम। अब ये जो रूम बनता है आपका ईंटों से मिलकर बनता है, ईंट से मिलकर बनता है। ठीक, तो यह इस रूम के लिए जो ईंट है, जो क्या है, ईंट है, वो क्या कहलाएगा, एकक कोशिका। क्या कहलाएगा, एकक कोशिका। ठीक, तो यानी इस रूम के लिए जो ईंट क्या कहलाता है, एकक कोशिका। तो हमको क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ेंगे, एकक कोशिका का परिभाषा कैसे बनेगा आपका। यह एक बेसिक संरचना होता है। यह एक बेसिक संरचना यानी आधारी संरचना होता है, जिसके बार बार आने से 3D में, किसमें, 3D में एक जालक का निर्माण हो जाता है। किसका, क्रिस्टल जालक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो उस आधारी यानी उस बेस को क्या बोलते हैं, एकक कोशिका। यानी इसी बेस को क्या बोलेंगे,
एकक कोशिका। ठीक है, तो देखिए फिर से देखते हैं क्या होता है आपका एकक कोशिका यानी यूनिट सेल होता क्या है आपका। हम लोगों ने उदाहरण के रूप में क्या पढ़ा, जैसे रूम है, रूम किससे मिलकर बनता है, ईंट से। ईंट के बार बार आने से पूरे रूम का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार देखिए ठोस का निर्माण कैसे होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर यानी एक अणु के मिलने से पूरे ठोस का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। उसी जो बेस होता है उसी बेस को ही क्या बोलते हैं, एकक कोशिका। अर्थात क्या बोल सकते हैं, यह एक आधारी संरचना होता है जिसके बार बार आने से यानी बार बार रिपीट होने से 3D में, किसमें, 3D में पूरे क्रिस्टल जालक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो उस बेस यानी उस आधार को क्या बोलते हैं, एकक कोशिका। उस बेस को क्या बोलते हैं, एकक कोशिका। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसे कॉपी करिए, आप अपने कॉपी में इसे लिखिए अच्छे से परिभाषा को, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसे इरेज करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूनिट सेल। अब देखिए यूनिट सेल भी आपके बहुत टाइप के होते हैं, तो देखते हैं अब इसके टाइप्स। दीज आर मेनली 4 टाइप्स। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए क्यूबिक या इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। दूसरा देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। चौथा देखिए चौथा होता है आपका इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए हमारे यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, दीज आर मेनली 4 टाइप्स। फर्स्ट क्या होता है क्यूबिक या इसे क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा क्या होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा आपका क्या होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और चौथा क्या होता है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए अब हम लोग को इसको एक एक कर सभी के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए अब चलते हैं पहले पर, यानी क्यूबिक और इसे क्या बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, घनीय एकक कोशिका। तो देखिए इसे इरेज करते हैं। देखिए क्यूबिक यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल होता क्या है आपका, ऐसे यूनिट सेल क्या बोलेंगे परिभाषा में, ऐसे यूनिट सेल जिनके सभी कॉर्नर पर, कहाँ पे, सभी कॉर्नर पर एटम मॉलिक्यूल या आयन प्रेजेंट होते हैं, तो उस प्रकार के यूनिट सेल को क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो देखिए कैसे बोलेंगे परिभाषा, ऐसे एकक कोशिका जिनके सभी कोने पर अणु परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं, उस प्रकार के एकक कोशिका को क्यूबिक एकक कोशिका यानी घनीय एकक कोशिका कहते हैं। तो देखिए ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपका परिभाषा है। तो क्या होगा, ऐसे यूनिट सेल जिनके कॉर्नर पर, ओनली कॉर्नर पर क्या हो, एटम प्रेजेंट हो, तो उस प्रकार के यूनिट सेल को क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो एटम है, अणु या परमाणु या आयन हो सकते हैं। तो देखिए ये सब कितने भाग इसके अंदर शेयर करते हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर पर। तो देखिए एक जैसे बॉल होता है, ठीक।
अब इस बॉल को ढकने के लिए आपको कितने बॉल चाहिए कि यह पूरी तरीके से क्या हो जाए, ढक जाए। जैसे एक कोई बॉल हो गया, अब उसे ढकने के लिए कितने आपको बॉल चाहिए कि वह पूरी तरीके से ढक जाए, कितने, हाँ 8। तो देखिए यानी 4 इसके ऊपर रहेंगे, ये कोई बॉल है, 4 इसके ऊपर 4 इसके नीचे, तो यानी क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, बॉल ढक जाएगा। यानी एक बॉल को ढकने के लिए कितने बॉल चाहिए, 8, यानी 8 बॉल चाहिए। ठीक, तो देखिए यह जो एक भाग है ये कितना पार्ट अंदर शेयर कर रहा है, 1 का 8वां पार्ट। नहीं समझे आप लोग, नहीं आया समझे, ठीक है। अच्छा देखिए ये जो एटम है यानी ये जो परमाणु है, एक बॉल को ढकने के लिए हम जानते हैं 8 बॉल चाहिए। ठीक, तो अब इसको अगर ढकने के लिए हमको 7 बॉल लगाना होगा, क्योंकि आधा बॉल इतना भाग क्या है अंदर, इसके आधा भाग लैटिस के क्या है अंदर प्रेजेंट है। तो इसको जो बचा हुआ भाग है, ये बचा हुआ भाग है, इसको ढकने के लिए हमको कितना चाहिए, 7 बॉल और चाहिए। अर्थात यह कितना भाग शेयर कर रहा है इसके अंदर, 1/8, यानी एक बॉल का 8वां भाग, एक बॉल का 8वां भाग इसके क्या है, अंदर है। अब आया समझे। ठीक, तो देखिए एक बॉल का 8वां भाग क्या है, इसका अंदर है, तो यानी यह देखिए यह परमाणु अपने का 1/8 भाग शेयर करता है। यह परमाणु अपने का 1/8 भाग शेयर करता है, यानी लैटिस के अंदर कितना भाग शेयर करता है, ये 1/8। ठीक, तो देखिए ये 1/8 शेयर किया, ये भी 1/8 करेगा क्योंकि सभी कॉर्नर पर है, ये भी 1/8 करेगा, 1/8, ये भी 1/8 करेगा। देखिए ये भी 1/8, ये भी 1/8, यानी जितने भी रहेंगे कितने 1/8 करेंगे सभी, ये भी 1/8, और क्या बचा आपका, हाँ सभी हो गए। यानी कितने बॉल है हमारे सभी कॉर्नर पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी हम जानते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, 8। तो यानी हमारे कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी क्यूबिक यूनिट सेल में, इन क्यूबिक यूनिट सेल the total number of atom is 1। तो देखिए ये 1 कहाँ से आया, यानी क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 होती है। कैसे होती है, देखिए ये भी 1/8 भाग शेयर कर रहा है, ये भी 1/8, ये भी 1/8, मतलब जितने भी कॉर्नर में एटम हैं सभी 1/8 भाग शेयर कर रहे हैं। तो देखिए हमारे 8 एटम हैं, कितने हैं, 8 परमाणु हैं, कितने भाग शेयर कर रहे हैं, 1/8 भाग। ये कट गया, यानी कितने आया परमाणुओं की संख्या, 1 परमाणु। समझ गए। तो यानी हमारे क्यूबिक यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। और ये जो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होते हैं वो कितने भाग शेयर करते हैं इसके अंदर, 1/8 भाग। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट इसे अच्छे से आप लोग कॉपी करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा। सॉलिड स्टेट में टाइप्स पढ़े, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंस पढ़ा, और क्या पढ़ा, यूनिट सेल पढ़े, क्रिस्टल लैटिस पढ़े, यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टाइप्स ही पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टाइप्स जो है, अगला जो टॉपिक है आपका क्या बचता है, फेस बचता है, बॉडी बचता है, और क्या बचता है इंडिसेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, तो जितने भी यूनिट सेल्स बचे हैं अब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में। अब चलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, अच्छे से कॉपी करिए, और चलिए चलते हैं आगे। थैंक यू।